बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक हदीस है कि खामोशी बेहतरीन इबादत है। कल मैंने एक वीडियो में, बल्कि परसों एक वीडियो में जिक्र किया था उस्मा बुखारी और तारिक मतीन भाई का जो आपस में क्लैश हुआ, उसके ऊपर बात की थी। तारिक मतीन ने सिर्फ एक सिंपल ट्वीट किया था कि रेमन डेविस का वकील कौन था। इसको अगर उस्मा बुखारी अच्छे तरीके से, डिसेंटली, इज्जतदार तरीके से हैंडल करती तो ये बात इतनी दूर तक न जाती। लेकिन उस्मा बुखारी के इस रवैये और गलत हैंडल करने के तरीके की वजह से ये ट्वीट और ये वाला मामला बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ गया। अब देखें, मुझे भी नहीं पता था कि रेमन डेविस का वकील कौन था और उसका किरदार क्या था, लेकिन इस लड़ाई के बाद मुझे बिल्कुल अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया, और बल्कि मैंने इसको पढ़ा, एक वेबसाइट पे पूरी उसकी डिटेल पड़ी हुई है। मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें यह बताया गया कि किस तरह जायद बुखारी, जो उस्मा बुखारी के वालिद हैं, उन्होंने डॉलर लेकर रेमन डेविस को मुल्क से बाहर भिजवाया था। और अपने विलाग में उस्मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि ये मेरे वालिद की जो तजलील होती है मेरी सियासत की वजह से होती है। लेकिन मैं कहता हूँ बीबी, ये आपकी सियासत की वजह से नहीं, आपकी ज़ुबान की वजह से होती है। इमरान खान के आप जितने मर्जी मुखालिफ हों, इमरान खान की बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन एक क्वालिटी ये भी है कि इमरान खान कभी भी अपने मुखालफिन को जवाब नहीं देता, उनको रिप्लाई नहीं करता। वो बाद में किसी वक्त किसी बात पर वो बात कह दें, वो अलग बात है, लेकिन मौके पर वो जो कहते हैं तुर्की ब तुर्की जवाब देना, ये वो कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तो उसके ऊपर जब आदमी हथौड़ा मारता है ना तो उसका असर ज़्यादा होता है। तो आपने गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा होता है मारा, और अब बजाय आप अपने वालिद की इज्जत बनाती, उल्टा अपने वालिद को और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरे वालिद सिर्फ एक वकील थे, उनकी वजह से रेमन डेविस बाहर नहीं गया था, उनको बाहर भेजने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी। और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल कर सामने आई। उस पर पूरी बात करते हैं, आपको पूरे सबूत भी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात करते हैं। उस्मा बुखारी के बारे में मुझे पता है, बल्कि पूरी नून लीग के बारे में पता है कि इनकी ज़ुबान किस तरह की है। इनका कोई भी लीडर हो, आम से कारकुन की तो बात ही क्या करें, कोई अच्छे लेवल का लीडर भी हो तो उसकी अक्सर वीडियोज़ आपको ऐसे मिल जाएंगी जिसमें वो, मतलब कि मैं क्या कहता हूँ कि गंदी ज़बान इस्तेमाल की हुई है, जिनमें इनके बड़े ऐसे नाम भी मशहूर हुए। उस्मा बुखारी भी उन्हीं में से एक है। कैंची की तरह ज़ुबान इनकी चलती है, वो नहीं रुकती कि सामने वाला कौन है क्या है, उनके मुंह में जो आया। यही नवाज शरीफ, जिसको अब वो अपना वालिद कहती हैं, वालिद की जगह कहती हैं, इसी नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने गद्दारी की बातें की थी, इसी नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने भगोड़े के लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। कौन सा ऐसा लफ्ज़ था जो नहीं इस्तेमाल किया? बहरहाल आज उन्हीं की पार्टी में, और वो सारी बातें भूल गई। तो ज़ुबान से अंदाज़ा लगाएं, और जो भी किसी और पार्टी में भी अगर गंदी ज़ुबान वाला बंदा हो तो नून लीग उसको ज़रूर हायर करके अपनी पार्टी में लेके आएगी, वो पूरी लॉबिंग करेगी कि उसको अपनी पार्टी में ले। इनको हमेशा जितने भी गंदी ज़ुबान वाले लोग हैं वो अच्छे लगते हैं। राना सनाउल्लाह के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि इन्होंने मरियम और उसकी वालदा के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी, उस ज़ुबान की बुनियाद पर बेनज़ीर भुट्टो ने, वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, तो बेनज़ीर भुट्टो ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था, सिर्फ इस वजह से कि हमारी पार्टी में इस तरह की ज़ुबान नहीं चलेगी। जिनके खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की गई उन्होंने उसको अपनी पार्टी में रख लिया कि हमें तो ऐसी ज़ुबान वाले बंदे चाहिए। अब वही ज़ुबान बेनज़ीर के खिलाफ इस्तेमाल करनी, और की भी गई। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इनकी वीडियोस, बल्कि मैंने सोचा कि वीडियोस कौन खंगालता फिर है कि इन्होंने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने जस्ट इनके चैनल को देखा, और उस चैनल पर वीडियोस भी नहीं देखी, जितने व्लॉग्स उनके थे उनके थंबनेल देखे, और मैंने वो सारे, ये जो आप पीछे देख रही हैं, उन्हीं के थंबनेल है। इन थंबनेल्स के ऊपर उन्होंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्तरक है कि बुशरा बीबी को सिर्फ पिंकी के नाम से, कोई एक आध थंबनेल में उन्होंने बुशरा कहा हो, बाकी हर थंबनेल में पिंकी 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 का नाम इस्तेमाल किया। और देखें, पिंकी नाम बेनज़ीर के बचपन का नाम था, बिलावल की वालदा का नाम था। ये उस पार्टी के बिलावल हैं जिस पार्टी में पहले उस्मा बुखारी थी। तो आप सोचें कि ये, मतलब कि अपनी ज़ुबान से कहाँ तक बातें जाती हैं और कहाँ तक लोगों की गैरत जागती है और कहाँ तक नहीं जागती। तो ये बिलावल को भी सोचना चाहिए कि उनकी माँ को किस नाम से पुकारा जाता था, और बिलावल की माँ के बारे में नून लीग ने और बहुत कुछ किया था, वो सारे भूल गए। जरदारी भी भूल गया, बिलावल भी भूल गया। और उस्मा बुखारी की मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो जो बुशरा बीबी है उनको इतना ज़्यादा क्यों टारगेट कर रही हैं, उनको उनसे क्या मसला है। मरियम को मसला है, वो मुझे पता है, मरियम को बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उस्मा बुखारी को क्या मसला है? या तो वो मरियम के बिहाफ पे ये सारा कुछ कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो ये और ज़्यादा बुरी बात है कि आप किसी का माउथ पीस बन रही हैं।
ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور عزت دار معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بہت بری بری مثالیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں، وہ اب اگر میں یہاں کہوں تو مجھے زیب نہیں دیتا اور نہ اچھا لگتا ہے. بہرحال جو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے لینگویج بش بی بی کے خلاف استعمال کی وہ انتہائی نازیبا تھی. پھر ان کے چینل پر آپ جا کر صرف 2 ویڈیوز دیکھیے گا. ایک ریام خان کے ساتھ اس کا انٹرویو ہے، اس میں جس طرح کی لینگویج استعمال ہوئی، جس طرح کے الزامات لگائے گئے، وہ بھی انتہائی مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ اسلامی معاشرے والی زبان اور لینگویج نہیں تھی. پھر ان کے چینل پہ سب سے نیچے سیکنڈ لاسٹ مطلب کہ ان کے چینل کی دوسری ویڈیو جس میں وہ صحافیوں کی، یہ سوشل میڈیا کے جو صحافی ہیں ان کو یہ ٹائیگر صحافی کہتی ہیں، ٹائیگر صحافیوں کی کیٹیگریز بتا رہی ہیں. تو اس میں دیکھا جائے نا تو یہ کہتی نا کہ لوگ مجھے اب گالیاں دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نا کہ وہ جیسے کو تیسا، جس طرح ان کی زبان ہے لوگ اب ان کو ویسے ہی مل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسی چپے. تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اپنی ہی ان کی حرکتیں، یہ اپنی ہی جو تربیت یافتہ لوگ تھے، جس طرح انہوں نے یہ زبان سکھائی ہے لوگوں کو، اب وہی زبان ان کے خلاف واپس آ رہی. اب آتے ہیں ان کے والد کی طرف، زید بخاری، جس کے بارے میں یہ کہتی ہیں محترمہ کہ میرے والد کی وجہ سے ریمنڈ ڈیوس ملک سے باہر نہیں گیا. تو میں نے جب تھوڑی ریسرچ کی تو ایک ویب سائٹ ملی، اس ویب سائٹ پہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے باقاعدہ ریمنڈ ڈیوس نے جو کتاب لکھی تھی وہاں جا کر، اس کتاب میں جو ذکر ہوا ان کے بارے میں اس کے اسکرین شاٹ لگا کر وہ ساتھ پوری ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح زید بخاری نے منہ مانگے ڈالر لے کر اس کا کیس لڑا تھا. اور ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ مجھے سہولتیں دینے والے کون کون لوگ تھے، اور جو زید بخاری کا رول تھا کہ وہ کتنے پولائٹ ہو کر میرے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کے ان لوگوں کو، ان مقتولین لڑکوں کو جن کو سر عام ریمنڈ ڈیوس نے بڑے بازار میں گولی مار دی تھی، ان کو کس طرح انہوں نے چور اچکا ثابت کیا اور ان کے ساتھ دیت کے معاملات سارے طے کیے. اور جس جنرل پاشا کو یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ پی ٹی آئی والوں کا باپ کہہ رہی تھی، وہ عظمیٰ بخاری کا دادا نکلا. عظمیٰ بخاری کے والد زید بخاری نے وہی کردار کیا جس کے بارے میں امریکیوں نے یہ کہا تھا کہ ڈالروں کے لیے پاکستانی ڈاٹ 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 یا بیپ بیپ بیپ. سمجھ جائیں آپ. تو یہ بھی اسی کیٹیگری کے لوگوں میں سے ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں صاحب، روز بدنام ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کے اوپر ایک بال برابر بھی فرق پڑتا ہو. ان کو نہیں فرق پڑتا، ان لوگوں کی صرف باتیں. بہرحال ایک بات پہ میں کیا کہوں کہ اچھا لگا کہ عظمیٰ بخاری کو یہ احساس ہوا کہ کسی کے گھر تک جب بات آئے تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ان کی پوری پارٹی دوسروں کے بارے میں دوسروں کی اسی طرح پگڑیاں اچھالتی، اسی طرح استے اچھالتی. تو کم از کم اگر ان میں عقل ہوئی تو اس کے بعد یہ اپنی زبان پہ کم از کم کنٹرول رکھیں گے. اگر نہیں رکھا تو پھر انہوں نے وہ نسل تیار کر دی ہے جو زبان سے ان کو اچھے سے رلائیں گے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر.